एलियंस, जो आपके मुल्क के बाशिंदे नहीं। ठीक है जी, तो एलियन देखे हैं जिंदगी में? वेरी गुड। एलियन एनिमी। सेकंड नंबर पे हम कहते हैं जनाब फॉरेन सॉवरेन्स, या फिर एम्बेसडर्स। एम्बेसडर्स या फिर फॉरेन सॉवरेन, इनके लिए बड़ा मजे का कानून है, वो जब थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। तीसरे नंबर पे जनाब आपके पास हैं जी कन्विक्टेड पर्सन्स। कन्विक्टेड पर्सन, जिनको सजा हो चुकी होती है, कन्विक्टेड पर्सन्स। ड्यूरिंग कन्विक्शन, मतलब उनकी सजा भी चल रही होती है, कैद में होते हैं। ठीक है जी, सॉरी हमारे मुल्क में, पुत्र हमारे मुल्क में, हम अपने मुल्क का कानून पढ़ रहे हैं। और लास्ट में जनाब इंसॉल्वेंट। ये चार किस्म के लोग, लॉ ने कह दिया कि जनाब ये डिसक्वालिफाइड बाय लॉ है। एक चीज होती है कंपनी, डिफरेंट, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ठीक है जी, सिंगल मेंबर कंपनी। ये कंपनीज आपको पता होगा, शायद आपके किसी जगह पे आपने पढ़ा होगा, आईटीबी अगर आपने पढ़ा तो वहां पे भी वो बताते हैं कि कंपनी जो है वो कानून उसको एक शख्स मानता है, लीगल पर्सनैलिटी है वो। तो कंपनी भी इसमें वो फॉल करती है कि अगर कोई कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाए, ठीक है, तो वो भी, और एक नेचुरल पर्सन अगर इंसॉल्वेंट हो जाए तो वो भी, दोनों के दोनों इसमें शामिल है। ओके जी, तो बारे में डिस्कस करते हैं कि ये होते क्या और इनका कानून हमें क्या कहता है। एलियन एनिमी कौन है जनाब? ऐसे मुल्क के बाशिंदे जिनके साथ पाकिस्तान की जंग लगी हो। नहीं, इंडियंस के साथ हमारी अभी जंग नहीं है। इंडियंस अभी हमारे लिए एलियन तो मौजूद जरूर है, लेकिन एलियन एनिमी नहीं है। हमारी जंग है इजराइल के साथ, क्योंकि इजराइल को हम लोग नहीं मानते। इजराइल का कोई बंदा यहाँ पे आ जाए, कोई जहाज, कोई भी बंदा यहाँ पे आ जाए तो इजाजत है कि जनाब आप उड़ा दें इसको। ना ही हमारा इजराइल जा सकता है, अगर जाए तो इजराइल को इजाजत है कि वो उड़ा दे इसको। लेकिन अगर हमारा कोई जहाज इंडिया जाएगा तो वो नहीं उड़ा सकेगा अनटिल और अनलेस। जैसे अब ईरान है, ईरान एक हालत जंग में है, ईरान ने कह दिया कि जनाब अगर कोई बंदा हमारी फिजाई हदूद में आएगा तो हम उसको उड़ा देंगे। पाकिस्तान से डायरेक्ट इंडिया जा सकते हैं, जाते हैं लोग, इंडिया से पाकिस्तान आते हैं इनके। एक और दूसरी बात इसमें ये होता है, कभी भी मतलब ये इंफॉर्मेशन ही है कि जंग शुरू होने से पहले दो मुल्कों के जो एम्बेसडर्स हैं वो अपने अपने एम्बेसडर्स वापस बुलवा लेते हैं। जिस टाइम पे अपने अपने एम्बेसडर्स वापस बुलवा लिए जाएं, समझ लीजिए कि जंग कंफर्म है, समझ लीजिए कि जंग कंफर्म है। अगर वो एम्बेसडर्स वापस नहीं बुलवाते तो जंग नहीं है। 1948, उस टाइम तो खैर एम्बेसी इंडिया के हमारे वो इकट्ठे थे हम सब, 1948 में तकरीबन इकट्ठे थे, करेंसी हमारी एक थी। 1965 की वॉर, उसमें भी एम्बेसडर्स हमारे वापस आए थे। 1971 की वॉर, उसमें भी हमारे एम्बेसडर्स वापस आए थे। 1999 की वॉर, उसमें भी हमारे एम्बेसडर्स वापस आए थे। और मज़े की बात बताऊं, 2019 में हमारे एम्बेसडर्स वापस आ गए थे जी। एयर स्ट्राइक जब हुई थी 27 फरवरी 2019, पुलवामा के वाक़े के बाद उन्होंने जो एयर स्ट्राइक किया था पाकिस्तान पे, और पाकिस्तान ने आगे से उनका 26 फरवरी को उन्होंने एयर स्ट्राइक किया था और 27 फरवरी को पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया था। और मैं उस टाइम इस्लामाबाद में था और मैं कहा भाई बस गए आज। वो जहाज़ों की ऐसी गरज थी, आपकी सोच है। मतलब हम बाहर था मैं, तो जहाज़ गुजर रहे थे ऐसे कि अजीब सा आपको एक माहौल, अच्छा मज़ा भी बड़ा आ रहा था, अच्छा भी लग रहा था कि यार अच्छा इतना ज़बरदस्त है। मतलब कि जहाज़ आप नॉर्मल, जो आप चीज़ नॉर्मल रूटीन में नहीं देखते, जब आपको वो अचानक से देखने को मिल जाए तो वो बड़ा अच्छा आपको लगता है। तो फायरिंग की आवाज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है, गन्स बड़ी अच्छी लगती हैं, ये फाइटर जेट्स, इनकी आवाज़ बड़ी ज़बरदस्त लगती है। तो ये सारा कुछ जो है वो इंसान के ऊपर डिपेंड करता है ना कि वो कौन सी चीज़ उसको अच्छी लगती है, कौन सी नहीं। एनीवेज,
तो उस टाइम पे भी हमारे एम्बेसडर जो थे वो वापस आ गए थे, लेकिन थोड़े टाइम के बाद जब हमने उनका जो प्रिजनर ऑफ वॉर जो था अभिनंदन, जब हमने उनको वापस कर दिया तो उसके थोड़ी देर बाद हमारे एम्बेसडर्स वहाँ पे चले गए और उनके एम्बेसडर्स पाकिस्तान में आ गए। मतलब जब आपके मुल्क हालत जंग में हो, जब आपने ट्रांजैक्शंस ख़त्म कर दी हो, जब आप अपने बॉर्डर्स बंद कर लें, तो हम क्या कहेंगे कि जनाब वो मुल्क हमारे लिए क्या है, एलियन एनिमी है। तो लॉ कहता है कि अगर आपने एलियन एनिमी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो क्या, एग्रीमेंट किया तो वो क्या होगा, वॉइड एब इनिशियो। अच्छा, अब एक इसमें पॉइंट रेज होता है, एक पॉइंट रेज होता है कि जनाब आपने एलियन एनिमी था ड्यूरिंग वॉर, इसमें मैं लिख देता हूं यहां पे वॉइड एब इनिशियो ड्यूरिंग वॉर। दो ममालिक हालत जंग में थे और दो ममालिक के लोग आपस में एग्रीमेंट किया हुआ था उन्होंने, वो ड्यूरिंग वॉर उन्होंने आपस में एग्रीमेंट कर लिया, तो वो क्या होगा, वॉइड एब इनिशियो। लेकिन बाज़ औक़ात ये भी तो हो सकता है कि एग्रीमेंट पहले हुआ हो, उसके एग्जीक्यूशन से पहले वॉर छिड़ जाए, पॉसिबिलिटी है ना। जैसे मैंने बताया कि 26 फरवरी को उन्होंने अटैक किया, 27 को पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, तो एक तरह की जंग छिड़ गई। वो बाद में अल्लाह का शुक्र है कि जंग जो है वो सारे के सारे जंग बंदी कर दी गई। अब 26 फरवरी से पहले अगर किसी बंदे ने 25 फरवरी को एग्रीमेंट कर लिया हो, अगर उसने एग्रीमेंट कर लिया हो 25 फरवरी को और परफॉर्मेंस उसने देनी हो अगले दिन 26 फरवरी को, और 26 फरवरी को जंग लग जाए और उसकी परफॉर्मेंस ना दे सके, तो क्या वो भी वॉइड एब इनिशियो होगा? फिर वो क्या होगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा। शाबाश, वो क्या होगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, लेकिन अगर ये सीन हो कि 25 फरवरी को, और आपको पता है कि 27 को पाकिस्तान अटैक किया और 28 को हमने उनका प्रिजनर वापस कर दिया और जंग खत्म हो गई और वो सारा कुछ मामला जो थे वो ठीक हो गए। अगर एग्रीमेंट हुआ 25 फरवरी को, ठीक है जी, और 1 मार्च को उसकी परफॉर्मेंस होनी थी, इस दौरान जंग भी रही, शुरू भी होगी, खत्म भी हो गई, तो मुझे बताइए कि उस कॉन्ट्रैक्ट का स्टेटस क्या होगा? बिल्कुल वैलिड रहेगा। वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वैलिड रहेगा, क्योंकि उस टाइम पे उसकी परफॉर्मेंस पॉसिबल थी। ठीक है जी, तो ये आपने अपने माइंड में बिठाना, इतने डिटेल में तो नहीं जाता, लेकिन आपको मैं जस्ट एक इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं। क्लियर? तो एलियन एनिमी ड्यूरिंग वॉर एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड एब इनिशियो। अगर बिफोर वॉर है तो देखना पड़ेगा कि उसकी परफॉर्मेंस कब देनी है। उसकी परफॉर्मेंस अगर ड्यूरिंग वॉर आ गई है तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, और अगर उसकी परफॉर्मेंस आफ्टर वॉर आती है तो फिर वो आपके पास क्या हो जाएगा, बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। एम क्लियर? अच्छा जी, कोई क्वेश्चन बेटा आपका लास्ट? ओके जी, फॉरेन सॉवरेन या फिर एम्बेसडर्स, इनके साथ जनाब बड़ा मजे का केस है। मैं एक एग्जांपल पहले दूंगा, उसके बाद मैं इसके जो है वो लीगैलिटीज के लिखूंगा। एक है जनाब मिस्टर ए, एक है जनाब हमारे अली भाई। अली कोई भी हो सकता ही है, ठीक है, दिल पे नहीं लेना। ये जनाब अमेरिका के एम्बेसडर चले जी, ये मिस्टर बी, ये पाकिस्तानी है जी। ये पाकिस्तान में मुकीम यूएस एम्बेसडर है। अब मजे की बात सुनिएगा, ए ने बी के साथ एग्रीमेंट किया, बी के पास एक गाड़ी थी, ए को पसंद आ गई, ए ने कहा भाई साहब ये गाड़ी मुझे दे दो। बी ने ए को कहा, क्या कहा जी, ठीक है 5 लाख रुपए की गाड़ी ले लो मेरे से। ए ने बी को 5 लाख रुपए दे दिए और बी ने ए को जब गाड़ी देनी थी तो उसने गाड़ी नहीं दी। मतलब ए ने परफॉर्मेंस कर दी, अब बी कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद परफॉर्मेंस नहीं कर रहा। हु इज ए एम्बेसडर है, ठीक है जी, फॉरेन सॉवरेन है। सॉवरेन का मतलब होता है कि जिसको कानून कह दे कि जनाब ये बंदे फॉरेन गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ठीक है, बाहर के ममालिक के ये कौन है, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। अब बी जो कि पाकिस्तानी है, इसने जनाब इसको गाड़ी नहीं दी। वो याद है आपको वाकया बड़ा शुरू हुआ था, थ्री टार्जन नहीं, वो एक कराची के अंदर वो एक टूरिस्ट था, 3 टार्जन नॉट 1000, तो वो टार्जन कह रहा था उनको। तो वो जनाब उसने कहा जी मुझे ना इस ऊंटनी पे तुम मुझे झूला दे दो, घोड़ा था या ऊंटनी थे, तो जनाब उसने वो उस पर थोड़ी सी उसको सवारी करवाई, तो वो कहने लगा जी 3 टार्जन।
वो 3,000 मांग रहा था एनीवेज, तो वो बड़ा मशहूर हुआ, उसको जेल भी होगी फिर बेचारे को बाद में। खैर बी ने जनाब कार इसको नहीं दी। अब ए ने क्या किया, ए ने केस कर दिया। ए ने जाके बताया कि सर पेमेंट वाले लिया, काम नहीं कर रहा, इसका रिमोट वहां तो जज साहब के पास है। जज साहब ने जनाब पुलिस वालों को भेजा, उसको जूतियां मार के मेरे पास सामने लेके आओ। बी साहब आए, तुम्हें शर्म नहीं आती, पाकिस्तान को बदनाम करते हो, गाड़ी दो सर को और इसको पकड़ के जेल में डाल दो। मतलब बात करने का मकसद क्या है कि अगर बी परफॉर्मेंस नहीं करता तो ए उसके खिलाफ कोर्ट में जाके क्या कर सकता है, इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवा सकता है। ठीक है जी, इन्फोर्समेंट हो सकती है अगेंस्ट पाकिस्तानी। अगर मैं इसका उल्टा कर दूं कि बी ने गाड़ी दे दी, अब ए उसको पैसे नहीं दे रहा, बी चला गया कोर्ट, जाके कहता कि सर देखिए पाकिस्तान के अंदर रहते हुए मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। उसने कहा जी बताओ किसकी हिम्मत हुई है, तू नाम बता। उसने कहता कि सर वो मतलब है हमारे जैसे लेकिन अपने आप को एम्बेसडर कहता है। किसका एम्बेसडर है? यूएसए का एम्बेसडर है। पागल हो तुम, पीके होगा, तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ जी। तो लॉ कहता है कि जनाब फॉरेन सॉवरेन के अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता। है ना मजे की बात? और मजे की बात सुनो, एक तो ये उसने कहा कि जी फॉरेन सॉवरेन के अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता। हाँ, एक सिचुएशन में करवा सकते हैं, अगर ये सर खुद आ जाए हमारे पास, जबरदस्ती नहीं, अपनी मर्जी से ये खुद आ जाएं और अपने केस को लड़ना चाहें, हाँ तो फिर हम इनकी कार्रवाई सुन सकते हैं और इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवा सकते हैं। पाकिस्तानी इन्वेस्टर के साथ ऐसा नहीं, वहाँ के कानून का वैसे मुझे पता नहीं, लेकिन हमारी जितनी इज्जत है माशाल्लाह, हमारे प्राइम मिनिस्टर के सर उन्होंने कपड़े तुड़वा दिए थे। आप कैसी बातें करते हैं, एम्बेसडर की क्या औकात है वहाँ पे। तो बाकी बाहर की गवर्नमेंट्स का मुझे अंदाजा नहीं है, ठीक है, मैंने बाहर की गवर्नमेंट का लॉ नहीं पढ़ा हुआ, मैंने पाकिस्तान का लॉ पढ़ा हुआ। तो पाकिस्तान के लॉ के हिसाब से पाकिस्तान के अगेंस्ट, पाकिस्तानी के अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या करवाया जा सकता है, इन्फोर्स करवाया जा सकता है, जबकि फॉरेन सॉवरेन या एम्बेसडर के अगेंस्ट जो है वो आप कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स नहीं करवा सकते अनटिल और अनलेस कि वो खुद को कोर्ट के सामने पेश ना कर दें। कौन साहब? फॉरेन एम्बेसडर या फिर फॉरेन सॉवरेन साहब। ठीक है, तो कोर्ट कहता है जी इस वजह से तुम्हें मैं बता रहा हूं, इनके साथ एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट ना करो तो बेहतर है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट करना गलत नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन इसके खिलाफ जो है वो हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। तो डिसक्वालीफाइड बाय लॉ में लिखने का यहां पे मकसद भी यही था, ठीक है जी, कि इसके खिलाफ आप कार्रवाई नहीं कर सकते। ये कौन है जनाब? डिसक्वालीफाइड बाय लॉ है कि इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। ठीक है जी, तो यहां पे हम लोग लिख देते हैं जनाब, कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी enforced against foreign sovereign until they present themselves before court, they present themselves in court। ठीक है जी, लेकिन अगर हमने जंग वाली बात की, दोनों को हमें जंग हो गई, लेकिन हमारे वहाँ एम्बेसडर ने तब भी वापस आ जाएंगे। एम्बेसडर तो वापस आ जाते हैं ना बेटा जंग के दौरान। नहीं, जिन ममालिक के दरमियान जंग है उनके एम्बेसडर्स, मिसाल के तौर पर अब पाकिस्तान में कितने एम्बेसडर्स हैं? बहुत सारे, तकरीबन हर मुल्क के जहाँ जहाँ पे पाकिस्तान की एम्बेसी है, जिन ममालिक में, उन ममालिक के एम्बेसडर्स पाकिस्तान में भी मौजूद हैं। ठीक है, तो अगर लेट सपोज इंडिया और पाकिस्तान की जंग हो जाती है तो सिर्फ इंडिया में बैठा हमारा एम्बेसडर वो वापस आ जाएगा और इंडिया का एम्बेसडर यहाँ से इंडिया वापस चला जाएगा, क्योंकि उनको खतरा होता है ना कि ड्यूरिंग वॉर वो होस्टेज ना कर लें, ठीक है, वो कोई किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचाएं, इस वजह से। एनीवेज बेटा ये समझ आ गया
कि इनको ये प्रिविलेज हासिल है कि इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती जब तक ये खुद को पेश ना करते। अच्छा जनाब, कन्विक्टेड पर्सन की हम लोग बात कर लेते हैं जी। ड्यूरिंग कन्विक्शन, देखिए बेटा, ड्यूरिंग कन्विक्शन अगर ये एग्रीमेंट करता है तो वो क्या होगा, वॉइड एब इनिशियो। लेकिन अगर एक कन्विक्टेड पर्सन पेरोल पे बाहर आ जाए, यानी कि जमानत पे बाहर आ जाए, होता है ना कि जनाब वो उसकी जमानत हो गई है, अभी मतलब ट्रायल चल रहा है, केस चल रहा है, लेकिन जमानत पे बाहर आ गया, कैद में नहीं है, अगर वो पेरोल पे बाहर आ जाए या वैसे ही जो है वो मतलब कि वो बरी हो जाए, ठीक है, सजा उसकी खत्म हो जाए, कन्विक्शन उसकी खत्म हो जाए, पनिशमेंट उसकी खत्म हो जाए, या वो पेरोल पे बाहर आ जाए, दोनों सिचुएशन में क्या हो जाएगा, दोनों सिचुएशन में वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन ड्यूरिंग कन्विक्शन, ड्यूरिंग इंप्रिजनमेंट वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ठीक है जी, मतलब कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग इम्प्रिजनमेंट। बेशक वो कैदी नंबर 804 हो या 420 हो, ड्यूरिंग इम्प्रिजनमेंट वो किसी किस्म का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ओके, समझ आ गई बात की। अगर वो पेरोल पे बाहर आ जाते, जमानत आप आई थिंक आपको समझ आ चुकी होगी कि कुछ लोगों की जमानत क्यों नहीं हुई। अदरवाइज मतलब इतने बड़े केसेस होते नहीं है कि वो जमानत हो जाती है। यहाँ पे 302 के केसेस की जमानत हो जाती है, लोग मर्डर करके बाहर आ जाते हैं, तो ये तो फिर जनाब वो मसला कुछ और था। लेकिन क्यों नहीं आने दिया गया, क्योंकि किसी किस्म का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जब आप इलेक्शन लड़ रहे होते हैं तो इलेक्शन के टाइम पे आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे होते हैं, किन के साथ, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ, कि सर आपकी हम तमाम बातों को मानते हैं, एग्री करते हैं और जो आप कहेंगे हम उनको फॉलो करेंगे। तो वो एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ड्यूरिंग कन्विक्शन, ड्यूरिंग इम्प्रिजनमेंट वो किसी किस्म का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इस वजह से आप अंदर रह के आप किसी किस्म का जो है वो जब आपको सजा हो चुकी हो, आपकी इम्प्रिजनमेंट हो रही हो, तो उस टाइम पे आप किसी किस्म का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है जी। एनीवेज, इसके बाद जनाब, अच्छा जब मैंने बताया बेटा ये बात जरूर माइंड में रखना कि कन्विक्शन चल रही है, कन्विक्शन चल रही है, सजा उनकी चल रही थी, लेकिन वो पेरोल पे क्या हो गए, बाहर आ गए। पेरोल पे क्या हो गए, अभी वो ट्रायल चल रहा है उनका, और पेरोल पे क्या हो गए, वो बाहर आ गए। अब अगर वो पेरोल पे बाहर आ जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि जनाब वो दोबारा उनको पकड़ नहीं सकते। इसका मतलब ये है कि जनाब वो जमानत में बाहर आए कि सर मुझे घर जाने दें, मैं कहीं नहीं भागता, मैं इधर ही रहता हूँ, ठीक है, मुझे घर जाने दें, तो आप जो है वो ट्रायल चलने दें, अगर मैं साबित होगा कि मैं गलत था तो फिर बेशक मुझे आप पकड़ के जेल में डाल दीजिएगा। तो पेरोल पे अगर बाहर आने का मतलब ये इम्प्रिजनमेंट, यहाँ पे स्पेसिफिकली मैंने इस वजह से लिखा कि जब उसको जेल भेज दिया जाएगा, जब उसको कैद खाने में भेज दिया जाएगा, तो उसके बाद उसकी जमानत पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी, जी बिल्कुल, जब तक वो जेल में नहीं जाता, जब तक वो कैद में नहीं जाता, इम्प्रिजनमेंट से पहले अगर कॉन्ट्रैक्ट कर लेता वो बिल्कुल ठीक होगा। लेकिन अगर उसके एग्जीक्यूशन, अगर एग्जीक्यूशन इसके इम्प्रिजनमेंट के बाद है तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना इसको परफॉर्म करना। ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं है इसको परफॉर्म करना, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, जब पॉसिबिलिटी टू परफॉर्मेंस नहीं रहती तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, वॉइड बन जाता है। क्लियर, यहां तक किसी किस्म का मसला मसाइल ऑल ओके। अब हम आते हैं जनाब इंसॉल्वेंट की तरफ। इंसॉल्वेंट कौन सा बंदा होता है, बैंकरप्ट, के जिनके पल्ले कुछ नहीं रहता, जिनका दिवालिया निकल चुका होता है। ठीक है जी, तो बैंकरप्सी के दौरान, ड्यूरिंग इंसॉल्वेंस, किसी भी किस्म का आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जिस चीज में आपको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया हो, आप उस चीज का या ड्यूरिंग इंसॉल्वेंसी आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी के बाद आपको पता है कि जब कोई बंदा अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करवा ले तो उसकी फिर जो भी जायदाद होती है फिर उसकी नीलामी होती है, बोली उसकी लगती है। बोली लगने के बाद जनाब वो जो कर्जा थोड़ा सा प्रोपोर्शनेटली वो कर्जा लोगों को वापस कर दिया जाता है। और जब वो सारा कुछ इंसॉल्वेंस हो जाए, सारा कुछ नीलामी हो जाए, तो वो होता है उसके इंसॉल्वेंसी का टाइम पीरियड। उस दौरान वो किसी किस्म का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन जी बिल्कुल, अगर उसकी इंसॉल्वेंसी खत्म हो जाए, अगर उसकी इंसॉल्वेंसी खत्म हो जाए और वो सारा सिनेरियो के बाद वो खुद दोबारा फिर अपनी जायदाद बनाए
और वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करे तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। इंसॉल्वेंसी के टेन्योर में वो किसी किस्म का एग्रीमेंट नहीं कर सकता। क्लियर? यहां तक बेटा का मसला सर। मैं एग्जांपल बेटा सारे के सारे देता हूं। देखिए बेटा, मेरे पास एग्जांपल नंबर 21 है जी, बारी बारी सबकी डिस्कशन हम लोग करते हैं जी। इमरान एग्रीज टू बाय गुड्स फ्रॉम नरेंद्र। नरेंद्र जनाब कौन है जी? अ सिटीजन ऑफ कंट्री एट वॉर विद पाकिस्तान, कि एक ऐसा मुल्क उसका बाशिंदा था जिसके साथ पाकिस्तान की जंग चल रही है। उसके साथ जनाब इमरान भाई ने क्या कर लिया? समझते ना, इमरान एग्रीज विद नरेंद्र। हाँ आगे जी, तो द एग्रीमेंट इज वॉइड। वॉइड एब इनिशियो, या एग्रीमेंट वॉइड का मतलब वॉइड एब इनिशियो। एग्जांपल नंबर 2 फॉर फॉरेन सॉवरेन जी। एमिली अ डिप्लोमेट गोट अ हाउस ऑन रेंट फ्रॉम मोमिन ऑन बिहाफ ऑफ द कंट्री टू विच शी बिलोंग्स। मतलब वो एम्बेसडर थी, उसने जनाब एग्रीमेंट कर लिया कि मोमिन का घर था, उससे मोमिन से उसने घर रेंट पे ले लिया। अब क्या हुआ जी? मोमिन सूड फॉर रिकवरी ऑफ एरियर्स ऑफ रेंट। वो बेचारी, उसने कहा कि शरीफ हो रहा था, कोई मसला नहीं, इतनी पढ़ी लिखी हो रहा था। अंग्रेज को देख के तो वैसे ही हम कहते हैं कि हाँ ठीक है, ये कैसी अच्छी अंग्रेजी बोलता है, बड़ा पढ़ा लिखा है। तो मोमिन ने जनाब उसको घर दे दिया रेंट पे, और उसने आगे से रेंट दिया नहीं, तो मोमिन ने केस फाइल कर दिया एमिली के खिलाफ कि उसको क्या किया जाए, उसके रेंट की रिकवरी के लिए। तो देखिए जी, इट वॉज हेल्ड दैट नो एक्शन कैन बी ब्रॉट अगेंस्ट एमिली। ठीक है जी। थर्ड एग्जांपल देखिए जी, वाजिद ड्यूरिंग इम्प्रिजनमेंट एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट विद साजिद टू सेल हिज लैंड। ठीक है जी, क्या होगा? द एग्रीमेंट इज वॉइड। इम्प्रिजनमेंट के दौरान किसी किस्म का आप एग्रीमेंट नहीं कर सकते। लास्ट में जनाब, साजिद एन इंसॉल्वेंट प्रोमिसेस टू सेल हिज कार टू बाबर। अब वो इंसॉल्वेंट है। इंसॉल्वेंसी का टाइम पीरियड कौन सा है? जब वो अपने आप को कहते हैं कि मेरे पल्ले कुछ नहीं है, मेरी जायदाद को नीलाम कर दें, उसके नाम पे जो कुछ भी होगा सारा कुछ, उसकी तमाम चीजों की नीलामी होगी, ऑक्शन होगा। ठीक है, तो वो किसी के साथ एग्रीमेंट नहीं कर सकता किसी चीज को बेचने के लिए। तो यहां पे कहता है जी, साजिद एन इंसॉल्वेंट प्रोमिसेस टू सेल हिज कार टू बाबर, द एग्रीमेंट इज वॉइड, द प्रॉपर्टी विल बी डेल्ट बाय ऑफिशियल असाइनी। ठीक है, कोर्ट जो है वो एक असाइनी भेजती है, कोर्ट वो किसी वकील को भी भेजती है, नॉर्मली वो भेजती वकील को ही है। तो वकील, जिसको हम लोग लिक्विडेटर भी कहते हैं, ठीक है, वो बंदा क्या करता है, जाके इसकी बोली लगवाता है। क्लियर? यहां तक बेटा का मसले मसाइल। ले जनाब, आज की क्लास हमारी यहां तक थी। ओके, कल इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे लॉफुल कंसीडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट।